हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैरिटी फॉर जेई। तो आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि जेई एडवांस के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है और जेई मेंस के अंदर कितने मार्क्स चाहिए होते हैं कि आप जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई हो जाओ। तो इसके ऊपर आज डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं यार कि कितने मार्क्स हमें चाहिए होते हैं जेई मेंस के अंदर कि हम जेई एडवांस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और क्या इनके एज क्राइटेरिया होता है। तो पूरा हमारा इसी के ऊपर वीडियो है और इस 5 मिनट के अंदर के वीडियो में यार आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा जेई एडवांस को लेकर। ओके, तो यार समझ लेते हैं हम लोग कि किस तरीके से यहाँ पे क्या क्या चीज़ें जो है वो रिक्वायर होगा आपके जेई एडवांस के लिए। तो सबसे पहले जेई एडवांस में अगर आपको अपीयर होना है तो उसके लिए आपको जेई मेंस का जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई करना होगा। जेई मेंस का एग्ज़ाम जब तक आप क्वालिफाई नहीं करेंगे तब तक आप जेई एडवांस का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जेई क्या होता है। जेई सभी को पता होता है, एक जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है जो एक गेटवे है, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT के अंदर जाने के लिए एक गेटवे है। तो यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले आप मेंस का एग्ज़ाम दोगे। मेंस के एग्ज़ाम में लगभग 15, 16, 17 लाख वैरी करता है, ये डिपेंड करता है एवरी ईयर। उतने स्टूडेंट क्या करते हैं उसके अंदर क्वालिफाई होते हैं। अब होता क्या है कि 2.5 लाख स्टूडेंट जो होता है, 2,50,000 स्टूडेंट यानी कैंडिडेट जो जेई मेन में जो क्वालिफाई करते हैं, एग्जाम देते हैं कितना 15-16 लाख, और उनमें से 2.5 लाख स्टूडेंट को क्वालिफाई किया जाता है। टॉप 2.5 लाख स्टूडेंट को एडवांस के लिए सेलेक्ट किया जाता है। तो एडवांस के लिए कितने स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे? 2.5 लाख स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे। अब यहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि अटेम्प्ट्स कितने मिलते हैं आपको जेई मेंस और जेई एडवांस के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि जेई एडवांस के लिए जेई एडवांस के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 2 अटेम्प्ट मिलते हैं इन 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। लगातार दोनों ईयर्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक बार दे दिया और एक बार ड्रॉप ले लिया उसके बाद में जेई दे रहे हो। तो 12th में जब आप रहते हो तब मिलता है आपको, और एक जब आप क्या करते हो 12th के बाद में आपको एक अटेम्प्ट मिलता है जेई एडवांस के लिए। तो यानी IIT में पहुंचने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही मौके मिलते हैं आपको पहुंचने के लिए। लेकिन मेंस में जाने के लिए आपके पास में 3 मौके होते हैं। 3 साल आप एग्जाम दे सकते हो, 3 टाइम्स इन 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। तो ये पूरा जो है अटेम्प्ट्स की हमने बात किया कि कितने अटेम्प्ट्स आपको जेई एडवांस और जेई मेंस के अंदर मिलता है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया दैट स्टूडेंट हैव टू फुलफिल टू बी एलिजिबल फॉर जेई एडवांस इज रैंकिंग अमंग देम टॉप 2,50,000 कैंडिडेट इन जेई मेन। तो जेई एडवांस कितने स्टूडेंट देते हैं? 2,50,000 स्टूडेंट जो है जेई एडवांस का एग्जाम देते हैं। तो इतना बात आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद में मैं आपको कैटेगरी वाइज अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि जो रैंक का क्लासिफिकेशन किया जाता है वो कैटेगरी के बेसिस पे किया जाता है। तो कौन कौन से कैटेगरी जो होते हैं वो बिलोंग करते हैं यार? एक तो जनरल कैटेगरी होता है, OBC कैटेगरी होता है, NCL मतलब नॉन क्रीमी लेयर होते हैं, और SC होता है शेड्यूल कास्ट, ST जो होते हैं शेड्यूल ट्राइब, EWS जो होते हैं इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वाले जो होते हैं, और PWD, ठीक है, जो फिजिकली जो होते हैं हैंडीकैप्ड होते हैं उनके लिए यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो होता है जनरल कैटेगरी को 10% का जो रिजर्वेशन दिया जाता है। जनरल कैटेगरी में जो जिनका इनकम कम होता है उनको जनरल EWS के अंदर डाला जाता है, और OBC के अंदर 27% जो होते हैं वो OBC के लिए रिजर्व होते हैं। 15% सीटें जो हैं वो SC कैटेगरी के लिए रिजर्व होती हैं। 7.5% जो सीटें हैं वो ST के लिए, और बाकी रिमेनिंग जो 40.5% जो सीटें हैं वो ओपन कैटेगरी के लिए रिजर्व होते हैं। ओपन में सभी लोग आते हैं, ठीक है, सबको उसमें अपॉर्चुनिटी मिलता है। अब यहाँ पे 5% सीटें जो हैं वो PWD के लिए, कैंडिडेट के लिए, वो भी क्या होता है? रिजर्व होता है। ये आपको पता होना चाहिए। और जब आप एग्ज़ाम दोगे तो ये चीज़ें, जब एग्ज़ाम रिजल्ट आएगा तो ये आपको पता हो जाएगा। और ये जो NTA जो नोटिफिकेशन रिलीज करता है उसके अंदर भी ये सारी चीज़ें मेंशन रहती हैं, तो उसको भी आप पढ़ सकते हो। आपके पास इतना टाइम रहता नहीं है तो इसलिए हमें वीडियो बनाना पड़ता है। तो अगर वहाँ नहीं पढ़ पा रहे हो तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। एंड दीज रैंक्स आर डिस्ट्रिब्यूटेड प्रोपोर्शनलिटी अक्रॉस द कैटेगरीज
to ensure that every category gets fair representation and candidate must also meet other eligibility criteria related to their academic and age to appear in JEE Advanced। तो अब थोड़ा सा हम एज के बारे में भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक टेबल बना हुआ दिखाई पड़ रहा होगा आपको, यहाँ पे समझा देता हूँ मैं आपको, इसको समझो। तो कैटेगरी और नंबर ऑफ टॉप कैंडिडेट्स, तो ओपन कैटेगरी में 2.5 लाख कैंडिडेट में से लगभग 96,187 कैंडिडेट जो होते हैं, मतलब जो हमारा ओपन कैटेगरी, ओपन PWD और ओपन ये, इन दोनों को मिला के लगभग 1,01,250 स्टूडेंट को लिया जाता है। और ये जो नंबर है यार वेरी करता है ये, ठीक है, ये वेरी करता है, मतलब इसी के सराउंडिंग में रहेगा, ज़्यादा फ्लैक्चुएट नहीं करेगा, इसी के सराउंडिंग में ही रहता है। और उसके बाद में अगर हम यहाँ पे बात करें जनरल EWS, जनरल AWS PWD, और ये इसके लगभग आपके 25,000 जो टॉप स्टूडेंट होते हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है। और अगर हम बात करें OBC नॉन क्रीमी की बात करें तो यहाँ पे कितने आते हैं हमारे पास, 64,000 जो स्टूडेंट होते हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है। और यहाँ पे अगर OBC नॉन क्रीमी PWD की बात करें तो इनमें लगभग 3,375, ये मैं डेटा फिर से बता रहा हूँ, ये वैरी करता है एवरी ईयर, ठीक है। तो टोटल 67,000 के अंदर OBC कैंडिडेट को लिया जाता है। और जो SC कैंडिडेट हैं, जो शेड्यूल कास्ट के कैंडिडेट हैं, उनमें 35,000 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है। और PWD को मिला दिया जाए तो 37,000, ये 37,500 ये आंकड़ा जो है पहुंच जाता है। और ST कैंडिडेट को लगभग 18,750 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है। तो ये कुछ तरीके से इनको कैटेगराइज किया गया है अलग अलग कैटेगरी के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कैन गो अबव 2,50,000 विद टाइड रैंक स्कोर इन एनी कैटेगरी। ओके, तो ये था हमारे पास जो क्राइटेरिया नंबर फर्स्ट था, वो क्या होगा क्राइटेरिया, वो आपका कैटेगरी होगा, ठीक है, कौन से कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं। अब दूसरा कैटेगरी इसमें ये है, दूसरा समझते हैं हम लोग, दूसरा यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, तो दूसरा कैटेगरी एज लिमिट फॉर JEE एडवांस। तो JEE एडवांस के लिए एज लिमिट को मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि JEE एडवांस का एग्जाम आपको देना है तो आपका जो एज होना चाहिए, यानी आपकी जो, आप जब पैदा हुए हैं आफ्टर अक्टूबर 1, 2000, इसके बाद में अगर आप पैदा हुए हैं टू मीट द JEE एडवांस अटेम्प्ट लिमिट, तो आप JEE एडवांस का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है। अब देखो यार, यहाँ पे जो हमारे SC और ST और PW कैटेगरी के भाई लोग बिलोंग करते हैं, उनको 5 साल का रिलैक्सेशन भी मिलता है। उनको 5 साल का क्या मिलता है, रिलैक्सेशन मिलता है, बॉर्न ऑन द आफ्टर अक्टूबर 1, 1994। तो ये जो कैटेगरी है यार, SC और ST और PW कैटेगरी है, उनको क्या है कि ये 5 साल का जो एक, तो जो हमारे SC ST कैटेगरी के भाई लोग हैं उनको 5 साल का क्या मिलता है, रिलैक्सेशन मिलता है। और उनका जो एज लिमिट है वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 अक्टूबर 1994 के बाद में बॉर्न होने चाहिए। नाउ अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, JEE मेन कट ऑफ इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द सेवरल कंडीशन, सम ऑफ द मोस्ट कॉमन डिटरमाइंड फैक्टर्स आर द नंबर ऑफ स्टूडेंट अपेयरिंग। अब कट ऑफ जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो इस पे डिपेंड करेगा यार कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हैं उस एग्जाम के अंदर अपेयर हुए हैं। और दूसरा वो डिपेंड करेगा कि कितने टफ कंपटीशन है। और एक तीसरी बात जो है वो किस पे डिपेंड कर, तीसरी बात जो है वो डिपेंड करेगा टफनेस ऑफ द क्वेश्चन पेपर, कि क्वेश्चन पेपर के जो डिफिकल्टी लेवल है वो क्या है, उस पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर पेपर बहुत ज़्यादा टफ होता है तो जो कट ऑफ है वो क्या होता है, कम रहता है। अगर पेपर का टफनेस कम है तो कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है। तो इन फैक्टर्स पे क्या होता है, डिपेंड करता है। और आगे जो होगा यार, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, द एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऑफ JEE एडवांस 2025 विल डिपेंड ऑन द JEE मेंस रिजल्ट, ठीक है। तो JEE मेन के रिजल्ट्स पे भी डिपेंड करता है, जो JEE एडवांस का जो कट ऑफ होगा वो JEE मेन के रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, और ये सारी चीज़ें मैं फिर से बता दूं, ये फ्लैक्चुएट होता रहता है एवरी ईयर। मैं इस ईयर का आपको ये जो आंकड़ा है वो बता रहा हूँ। फिर वही बात,
अब यहाँ पे अगर मैं लास्ट ईयर का ट्रेंड देखें, उसको अगर फॉलो करके हम लोग चलें क्वालिफाइंग परसेंटाइल को, तो क्या होगा क्वालिफाइंग परसेंटाइल? उसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि जनरल कैटेगरी का मतलब जनरली जो है वो 88 और 90 के बीच में ही कुछ इनका जो कट ऑफ रहता है परसेंटाइल, मतलब 88 और 90 परसेंटाइल के बीच में ही इनका जो कट ऑफ रहता है जनरल कैटेगरी के लिए। अब ये कैसे परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग परसेंटाइल को कैलकुलेट कर सकते हैं। और ईडब्ल्यू कैंडिडेट का जो है 65 और 70 के बीच में इनका परसेंटाइल रहता है। और अगर हम बात करें ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की बात करें तो 68 से लेकर 72 परसेंटाइल के बीच में इनका कट ऑफ जनरली जाता है। वो मैं फिर से बता रहा हूँ, वो टफनेस पे डिपेंड करता है, पेपर के डिफिकल्टी लेवल पे और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने अपीयर हुए हैं उस पर भी डिपेंड करता है। और जो एससी कैटेगरी के बिलोंग करते हैं हमारे भाई लोग, उनका जो है 45 और 50 के बीच में जनरली रहता है, ऐसा सामान्यतः ऐसा देखा जाता है। कोई ये फिक्स नहीं है कि इसी के बीच में रहेगा, बट जनरली ये हो सकता है, वो डिपेंड करेगा पेपर के टफनेस पे। और एसटी कैटेगरी के जो लोग होते हैं उनमें 30 और 35 के बीच में ये जाता है। और इन द केस अगर हम बात करें यार के जनरल कैटेगरी के लिए अगर हम बात करें मार्क्स में बात करें तो 300 में आपके 100 और 120 के बीच के मार्क्स हैं तो आप क्या होते हैं क्वालिफाई हो जाते हैं किसके लिए? जेई एडवांस के लिए। While reserve category will have lower qualification mark, this may change every year with the respective to the difficulty level of the paper। तो वही हमने बात किया कि पेपर के डिफिकल्टी लेवल पे भी डिपेंड करता है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये सारे क्यों होते हैं, कैसे होते हैं। ओके, सो नाउ तो ये ऑल ओवर पूरा क्या था यार, मैंने इस वीडियो में आपके साथ में डिस्कस किया कि कितने अटेम्प्ट आपको जेई एडवांस के लिए मिलते हैं, कितने अटेम्प्ट आपको जेई मेंस के लिए मिलते हैं, और कितना जो कट ऑफ होता है वो मेंस का किस तरीके से जाता है और एडवांस का किस तरीके से कट ऑफ जाता है। तो ये सारा हमने डिस्कस कर लिया और एज लिमिट को भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब एक चीज़ और बता देता हूँ यार कि जेई एडवांस का जो पेपर होता है उसमें सब्जेक्ट अलग अलग सब्जेक्ट का, जैसे मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री है, तो मैथ का अलग कट ऑफ जाएगा, फिजिक्स का अलग कट ऑफ जाएगा और केमिस्ट्री का अलग कट ऑफ जाएगा। मतलब हर एक सब्जेक्ट का कट ऑफ जो है वो आपको क्लियर करना जरूरी होता है, तभी आप क्या होगा, आपका जो एडवांस है वो क्वालिफाई होगा और उसके बाद में आपको उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो कॉलेज है वो अलॉट किया जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद में आया होगा, और हो सकता है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रहा हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें इस नॉलेज को। अगर आपके दोस्त कोई भी जेई का प्रिपरेशन कर रहा है या करना चाह रहा है तो उसके साथ में ज़रूर इस नॉलेज को शेयर करें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।